हैं सेट नंबर 2। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर प्रैक्टिस सेट। चलिए पहला नंबर बिना समय गंवाए हुए देखते हैं लोग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में जो है बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन युद्ध किया था। विकल्प दिया है कि तिरहुत के राजा से या सारण के राजा से या चेर या फिर चेरो सरदारों से या फिर उज्जैनी सरदारों से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तिरहुत के राजाओं से। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजाओं से युद्ध किया था, ये हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा है, विकल्प ए में दिया है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, बी में दिया है राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां, और सी में दिया है पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियां माइनस ब्याज ऋण, डी में दिया है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जो है प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो प्रथम संशोधन विधेयक जो है विकल्प में दिया है 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1958 में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1951 में। विकल्प बी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी विकल्प इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की प्रथमतः जो है आपातकालिक घोषणा कितने समय काल के लिए जो है सीमित की जा सकती है। ए में दिया है 3 महीने, बी में दिया है 15 दिन, सी में दिया है 6 महीना, डी में दिया है 1 साल। इसका सही आंसर सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 महीना होगा। ठीक है। इसमें ये भी याद रखेंगे कि ये जो आपातकाल की घोषणा की जाती है आर्टिकल 52 के तहत की जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा ये घोषणा की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निकोलस कोपरनिकोलस प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है। ए में दिया है दूरबीन के आविष्कार के लिए, बी में दिया है कि यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, और सी में दिया है कैलकुलस की खोज के लिए, या फिर डी में दिया है मानव शरीर को शल्य क्रिया के अध्ययन करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी। ठीक है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। ए में दिया है उत्तरकाशी, बी में दिया है चमोली, सी में दिया है अल्मोड़ा, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, यानी कि उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा जिला ये नहीं इससे सीमा साझा, उत्तराखंड का जो है मतलब जिला तिब्बत सीमा से नहीं करता है, साझा करता है, लेकिन उत्तरकाशी और चमोली यह जो है जिला जो उत्तराखंड का है तिब्बत सीमा से साझा करता है। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। ए में दिया है चंपारण, बी में दिया है रांची, सी में दिया है बलिया, डी में दिया है अलीपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रांची, यानी कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि बिहार का जो है डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ए में दिया है रेशम, बी में दिया है जूट, सी में दिया है चमड़ा, डी में दिया है सीमेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ए में दिया है जयप्रकाश नारायण, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में सहजानंद सरस्वती, डी में राजकुमार शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार के वह वकील थे जो असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विकल्प में दिया है 94,200 वर्ग किलोमीटर, बी में दिया है 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,526 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि भौगोलिक क्षेत्र यानी कि वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इस दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विकल्प ए में दिया है शिवहर, बी में दिया है अरवल, सी में दिया है जहानाबाद, डी में दिया है शेखपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए शिवहर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? 1530 की बात हो रही है। ए में दिया है बहार खान लोहानी, बी में दिया है जलाल खान, सी में दिया है शेर खान, डी में दिया है आपका नारिस खान लोहानी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी शेर खान। अगला प्रश्न है कि पंचायत की जागीर बिहार में जो है एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। ए में दिया है जहांगीरनामा में, बी में दिया है तारीख़े शेरशाही में, सी में दिया है पदशाहनामा में और डी में दिया है आईने अकबरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पादशाहनामा में। सी विकल्प इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पंचायत की जो है जागीर बिहार में जो है एक रूप में निश्चित की गई है और यह वर्णन जो है पादशाहनामा में मिलता है। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा ए में दिया है सासाराम, मनेर में, बी में, सी में दिया है सीतामढ़ी, डी में दिया है पावापुरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम में। ए विकल्प क्या होगा? सही होगा। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न है कि 2023 में जो है किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में जो है सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया था? तो इसका विकल्प दिया हुआ है जापान, फ्रांस, यूएसए या यूके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यूएसए। यानी कि यूएसए के सर्जनों ने जो है 2023 में सुअर के हृदय को मानव में प्रत्यारोपित किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे तकनीक कौन सी कैसे जानी जाती है? तकनीकों को कैसे जाना जाता है? तो बाथ वाटर, बी में दिया है फिटनेक या फिर इन्वेस्टपीडिया के या फिर ब्लॉकचेन। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प ब्लॉकचेन हो जाएगा। यानी कि डी विकल्प क्या होगा? सही होगा। यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को जो है ब्लॉकचेन के माध्यम से जाना जाता है। रक्त में त्रुटिपूर्ण जो है हीमोग्लोबिन के निम्न में से किस में दिखाई देता है? ए में दिया है दात्र कोशिका और रक्त या रक्त गुल्म में या फिर हीमोफीलिया में। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ए विकल्प हो जाएगा आपका दात्र कोशिका और रक्तता में। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। ए में दिया है शाखाओं की संख्या की गणना से, जमीन से जो है 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, या फिर सी में दिया है पेड़ की ऊंचाई की माप से। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जमीन से जो है 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, जिसको वलय भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौधे का जो है तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में, ठीक ना, भोजन वितरित करने में तथा अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है में मदद करता है। तो और किस में? यानी भोजन वितरित करने में तो करता है, और किस में करता है? तो ध्यान रखिएगा, भोजन के भंडारण में भी करता है, पौधे को आकार देने में भी मदद करता है, और प्रकाश संश्लेषण में भी ये मदद करता है। चूँकि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के माध्यम से होती है, लेकिन यह भी जो है इस यानी कि पेड़ के जो तने होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण में भी थोड़ी बहुत सहायक होते हैं। श्वसन जो है यह पत्तियों के माध्यम से, ये तना नहीं होगा, केवल पत्तियां होगा। तो देखा जाए तो विकल्प के रूप में एक से अधिक आंसर है, तो ई विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में जो है किसकी कमी से उगते हैं? ए में दिया है पानी, बी में दिया है मैग्नीशियम, सी में दिया है नाइट्रोजन और डी में दिया है आपका कैल्शियम। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। यानी कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
ब्रायोफाइटा में जो है बीजाणु मातृत्व कोशिका होती है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृत्व कोशिका होती है। ए में दिया है अगुणित, बी में दिया है द्विगुणित, सी में दिया है त्रिगुणित और डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, द्विगुणित होता है। यानी कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृत्व कोशिका द्विगुणित में होता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः जो है, ए में दिया है अमीनो अम्ल, बी में दिया है ग्लूकोज, सी में दिया है वसा अम्ल और डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर बी विकल्प क्या होगा? सही होगा, ग्लूकोज इसका आंसर होगा। यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है कि प्रोटोप्लास्ट जो है क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? ए में दिया है कोशिका भित्ति माइनस भित्ति, ठीक ना, कोशिका भित्ति प्लस प्लाज्मा भित्ति और बी में दिया है पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति, सी में दिया है साइटोप्लाज्मा प्लस कोशिका भित्ति और डी में दिया है प्लाज्मा भित्ति माइनस साइटोप्लाज्म। ई में दिया है एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी विकल्प क्या होगा? आंसर होगा पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। यानी कि प्रोटोप्लास्ट जो है पादप कोशिका और कोशिका भित्ति के बीच संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका कथनांक सबसे अधिक होता है? यहाँ पे कथनांक पूछा जा रहा है। ए में दिया है H2O के, H2S के, H2SC के या फिर H2TE के या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा H2 यानी कि जल का जो है कथनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि दो रंगीन गैसों को जो है मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं। ए में दिया है NO2 एवं O2, बी में दिया है N2O एवं NO, सी में दिया है NO एवं O2 और डी में दिया है NH3 एवं HCl। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NO, यानी सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इनकी NO एवं O2 जो है ये दो रंगहीन गैस हैं जो मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि नीलम, जिसको हम लोग रूबी भी कहते हैं, ठीक ना, का रसायन सूत्र है। विकल्प में ए में दिया है आपका Al2O3 और बी में दिया है आपका Al3O2 और सी में दिया है N2O और डी में दिया है आपका NO2। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Al2O3 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, नीलम का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र याद रखना है। अगले प्रश्न को देखा जाए तो करें निम्नलिखित में से किसे हंसने वाले जो है गैस के नाम से जाना जाता है? ए में दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना, तो इसको याद रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और बी में दिया है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, सी में दिया है नाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड और डी में दिया है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर बी विकल्प हो जाएगा, ठीक ना, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा, बी विकल्प। चलिए, इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल, सी में दिया है लैक्टिक अम्ल या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टार्टिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। यानी कि इमली में जो है टार्टिक अम्ल पाई जाती है। लोहे के बुरादे में जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे के बुरादे में जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? विकल्प दिया है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बी में दिया है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं और सी में दिया है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो ई विकल्प इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 से अधिक होता है? किसका
इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ए में दिया है गैस्ट्रिक जूस के या फिर रक्त प्लाज्मा के, या सी में दिया है सिरका का, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का। रक्त प्लाज्मा का जो है पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखा जाए, शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से जो है धनावेशित हो जाती है, यानी कि किसके वंचित यानी कि नहीं रहने से धनावेशित शरीर हो जाता है। ए में दिया है प्रोटीन, बी में दिया है इलेक्ट्रॉन, और ए में दिया है ए कण, और सी में दिया है न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के नहीं रहने से शरीर धनावेशित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने जो है मेल खाते हैं। ए में दिया है 0 डिग्री, बी में दिया है 10 डिग्री, सी में दिया है -40 डिग्री, और डी में दिया है 40 डिग्री। इसका सही आंसर सी विकल्प होगा -40 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में स्थित या फिर किस दिशा में बनता है। यहाँ दिशा पूछा गया है। ए में दिया है आपका सूर्य के ऊपर की स्थिति में, और बी में दिया है आपका सूर्य के नीचे की स्थिति में, सी में दिया है सूर्य के लेवल पर, डी में दिया है सूर्य के विपरीत दिशा में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्य के विपरीत दिशा में। डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। याद रखिएगा, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए में दिया है उत्तल दर्पण, बी में दिया है अवतल दर्पण, सी में दिया है समतलोत्तल दर्पण, और डी में दिया है समतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समतल दर्पण। याद रखिएगा, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा जो है समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है, यानी कि मात्रक जो है क्या कहलाती है। ए में दिया है वोल्ट, तो देखिए वोल्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक ना। बी में दिया है वाट भी नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ध्वनि के मापन की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, डेसिबल कहा जाता है, ये याद रखिएगा, डेसिबल। अच्छा, वोल्ट किसका मात्रक है, तो याद रखना है वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है, ये याद रखिएगा। एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, ये याद रखना है। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। ये आपको तीनों चीज़ें यानी कि चारों चीज़ें जो है आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्वनि के मात्रक जो है डेसिबल है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, और शक्ति का मात्रक वाट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से जो है आपेक्षिक घनत्व के लिए सही मात्रक चुनिए। देखिए आपेक्षिक घनत्व के लिए पूछ रहा है। ए में दिया है आपका किग्रा प्रति सेंटीमीटर, बी में दिया है मात्रक विहीन मात्रक विहीन का मतलब कोई मात्रक नहीं होती है, और सी में दिया है किग्रा प्रति घन मीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका मात्रक विहीन, ठीक ना। कभी कभी विकल्प में आपका आयामहीन भी रहता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आयामहीन, ठीक है, आयामहीन। तो विकल्प क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। ए में दिया है गैल्वेनोमीटर, बी में दिया है जनरेटर, सी में दिया है अमीटर, और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमीटर। याद रखना है, अमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाला धारा की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल हैं। ए में दिया है गेहूं, बी में दिया है चावल, सी में दिया है मकई, डी में दिया है दलहन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य जो खाद्य फसल है चावल है। सी बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है का उद्देश्य था। ए में दिया है निर्धनता का उन्मूलन, बी में दिया है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, और सी में दिया है सामाजिक न्याय के साथ विकास, डी में दिया है अल्पसंख्यकों का जो है विकास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय सामंकों का जो है समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन ए में दिया है योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सी में दिया है वित्त मंत्रालय, डी में दिया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है। ए में दिया है सेवा क्षेत्र, बी में दिया है कृषि क्षेत्र, सी में दिया है उद्योग क्षेत्र और डी में दिया है व्यापार क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। ठीक ना। यानी कि सेवा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है कि किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ हो को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं। ए में दिया है अस्थिर रोजगार या बी में छिपा हुआ रोजगार, सी में प्रच्छन्न बेरोजगारी, डी में उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनएस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनएसएसओ के जो है 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। इसका सही विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में क्या दिया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है गरीबी रेखा को 27 रुपया 20 पैसे प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन परिभाषित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि एनएसएसओ के जो है 68वें दौर के जो आधार पर गरीबी अनुमान लगाया गया है, ये क्या है, इस आधार पर ये विकल्प क्या है, सही है। अच्छा, चूंकि क्वेश्चन में पूछा रहे कथन सत्य नहीं है, तो हम लोग को देखना कौन नहीं है। यहाँ तो ये क्या है, ये सत्य है, इसको आपको याद रखना है। शहरी क्षेत्रों के लिए जो है गरीबी रेखा को मापने के लिए प्रति व्यक्ति 33.33 पैसा जो है प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से परिभाषित किया गया है। वहीं अगर सी के देखें तो भारत की जो है 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, तो ये भी क्या है, कथन सत्य है। ये भी कथन क्या है, सत्य है। भारत की 33.35% जो है जनसंख्या गरीबी रेखा से जो है नीचे जीवन यापन कर रही है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक ना। तो विकल्प में पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के जो है आंकड़ों की देखरेख से संबंधित सेंटर के जो है अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी। ए में दिया है 9.9%, 9.8%, 8.9%, 9.7%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प क्या होगा, सही होगा 9.8%। अगला प्रश्न है कि किस राज्यों ने जो है धारा 348 सब क्लॉज 2 को जो है प्रयोग से उच्च न्यायालयों की में जो है हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। विकल्प दिया है ए में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो इसका सही आंसर यही होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। उच्च न्यायालय के जो है कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय की कार्य क्षेत्र में बदलाव की बात की जा रही है। विकल्प देखते हैं, केवल संसद के द्वारा, केवल संसद के द्वारा, बी में दिया है केवल राज्य विधानमंडल के द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा, संसद और राज्य विधान के द्वारा। ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल संसद के द्वारा, यानी कि ई विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव जो है केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है संबोधित कर सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी में दिया उसके राज्य के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्य के राज्यपाल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। ठीक ना। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा का जो है सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को जो है किस आयु में कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि कितने आयु होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए, पूछा जा रहा है लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए।
ठीक है। ए में दिया है 18 वर्ष, बी में दिया है 21 वर्ष, सी में दिया है 25 वर्ष, डी में दिया है 30 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष। यानी कि लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए जो है एक व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, तो भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विकल्प दिया हुआ है विधि मंत्री के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प क्या होगा? सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक जो है पेश किया जा सकता है। ए में दिया है आपका केवल लोकसभा में, बी में दिया है केवल राज्यसभा में, सी में दिया है आपका लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, डी में दिया है लोकसभा व राज्यसभा दोनों के जो है संयुक्त सत्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए विकल्प होगा, ठीक है ना, केवल लोकसभा में। यानी कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है कौन सा है? ए में दिया है न्यायपालिका से जो है कार्यपालिका का पृथक्करण, ये नहीं है। बी में दिया है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, तो बी विकल्प इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों में जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से ये भी जो है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को जो है संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहे क्या कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए में दिया है मौलिक अधिकार, बी में दिया है मौलिक कर्तव्य, सी में दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी में दिया है चुनाव आयोग अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत के जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? विकल्प में दिया है अनुच्छेद 112 से लेके 115, बी में दिया है अनुच्छेद 12 से लेके 35, सी में दिया है अनुच्छेद 222 से लेकर 235 और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी विकल्प क्या होगा? सही होगा। मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में दिया गया है। यानी कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का जो है उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित पूछा जा रहा है, नहीं है, ये नहीं कह रहे कि सही सुमेलित है। यहाँ मुख्य रूप से इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पदावधि से संबंधित है, बिल्कुल ये सही है। और अनुच्छेद 153 जो है राज्यपाल के जो है कार्यकाल से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार से संबंधित है, ये भी सही है। और डी में दिया है अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाने, देखिए ये गलत दिया हुआ है, यानी कि आंसर के रूप में क्या होगा? ये ही सही होगा। तो ये हम लोग जान लेते हैं कि 155 किससे संबंधित है। तो 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत ही जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करता है। चलिए तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये 100 आर्टिकल जो है हटाने की जो बात कही है यहाँ पे जो आपका आया है राज्यपाल को हटाने का, तो राज्यपाल को हटाता कौन है? राष्ट्रपति। और यह अनुच्छेद 156 के सब क्लोज 1 के, ये याद रखिएगा, 156 के भाग जो है सब क्लोज 1 यानी कि खंड 1 के अंतर्गत आता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का जो है कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो वैसे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित तो भाग आपका कौन सा है? 9 है। लेकिन विकल्प में हम लोग देखें यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प में हम लोग देखें तो सी में जो है भाग 9A है।
अगर भाग 9 रहता तो ये भाग 9A नहीं हम लोग मानते, इसलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ भाग 9 नहीं है, यहाँ केवल भाग 9A है, तो ये सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो विकल्प के आधार पर क्या हो जाएगा आपका सी विकल्प 9A हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो है आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ए में दिया है आपका अनुच्छेद 13, बी में दिया है अनुच्छेद 352, सी में दिया है अनुच्छेद 246 और डी में दिया है अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है या उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस है। ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया है ओजोन, सी में दिया है CFC और डी में दिया है मीथेन। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, तो इसमें ई विकल्प हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जैव मंडल में जो है सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं। ए में दिया है पारितंत्र, बी में दिया है पर्वत श्रेणी, सी में दिया है जंगल, डी में दिया है वातावरण। तो इसका सही आंसर ए विकल्प हो जाएगा, पारितंत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए जो है एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और यह एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता, कौन सी जैव विविधता जो है अधिकतर होती है। ए में दिया है मरुस्थल में, बी में दिया है नदी में, सी में दिया है ध्रुवीय क्षेत्र में और डी में दिया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होती है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ, जिसको मनोरिया एमिस कहते हैं, मुख्य भूमि एशिया में जो है सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में जो है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। ए में दिया है आपका नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, बी में दिया है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सी में दिया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और डी में दिया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ए विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई जो कछुआ है, जो विशालकाय कछुआ है, जो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, मनोरिया एशिम प्रजाति के अंतर्गत आता है। यह एशिया के सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है और यह भारत के राष्ट्रीय उद्यान नतांगकीय राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि लिए राज्य, ठीक ना, 61 नंबर कह रहे क्या कि लिए राज्य, यानी कि राज्य स्तरीय समिति के शुभांकर किया था, यानी किसने की, कहाँ पे की गई थी, तमिलनाडु। ए में, बी में दिया है आपका सिक्किम और सी में दिया है आपका असम, डी में दिया है मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प होगा, यानी कि तमिलनाडु। यानी कि लिए राज्य स्तरीय समिति जो है, जिसको SLCVC कहा जाता है, ठीक ना, इस समिति का जो है शुभारंभ तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न है कि केरल की शांति घाटी, जिसको हम लोग साइलेंट वैली भी कहते हैं, संरक्षित है। अब किससे संरक्षित है, क्योंकि अब क्यों संरक्षित है ये पूछ रहा है। ए में दिया है इसमें पौधा और जानवरों की बहुत ही जो है दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। बी में दिया है मिट्टी खनिज से भरपूर है। सी में दिया है कृषि प्रयोजनों के लिए जो है भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और डी में दिया है आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प। इसमें जो है पौधों और जानवरों की बहुत ही जो है दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए केरल की शांति घाटी, यानी कि जिसको साइलेंट वैली कहते हैं, वो संरक्षित है।
अगला प्रश्न है कि सीएए के अंतर्गत जो है नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है। ए में दिया है जनगणना विभाग के द्वारा, बी में दिया है डाक विभाग के द्वारा, सी में दिया है केंद्रीय सुरक्षा आईबी के द्वारा और डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, जनगणना विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के जो है किस उत्तर पूर्वी राज्य में जो है जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। ए में दिया है नागालैंड, बी में मिजोरम, सी में मेघालय, डी में उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, मिजोरम हो जाएगा। यानी कि भारत के जो है मिजोरम जो उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है, जनजातीय जनसंख्या की अधिकता यहाँ पे संकेंद्रण है, यानी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है नगरीकरण सर्वाधिक है। गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में, यानी कि गोवा में जो है नगरीकरण सर्वाधिक है, ये याद रखना है। विश्व की छत किसे कहा जाता है, विश्व की छत किसे कहा जाता है। विकल्प दिया हुआ है आपका तिब्बत पठार, पामीर पठार, सी में माउंट एवरेस्ट, डी में हिंदकुश पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों का क्या नाम है। ए में दिया है प्रेयरी, बी में दिया है पंपास, डी में दिया है वेल्ड और डी में दिया है सी में दिया है वेल्ड और डी में दिया है स्टेपीज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंपास, ये याद रखना है। यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का पंपास नाम है। अगला प्रश्न है कि ब्राज़ील के पठार के पास मैदानों को कहते हैं। ब्राज़ील के पठार के पास मैदानों को कहा जाता है। ए में दिया है पंपास, बी में दिया है कंबोज, सी में दिया है वेल्ड और डी में दिया है डाउन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंपोज। क्या हो जाएगा, कंपोज इसका सही आंसर होगा। महासागरीय परपटी के जो है मुख्य खनिज घटक क्या है। ए में दिया है सिलिका और एल्यूमिना, बी में दिया है आपका सिलिका और निकेल, सी में दिया है सिलिका और मैग्नीशियम, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिलिका और मैग्नीशियम, इनके सी विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। वायुमंडल अपनी जो है अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। ई में दिया है दीर्घ पार्थिव विकिरण तंत्रों से, तो इसका सही आंसर यही होगा ए, दीर्घ पार्थिव विकिरण तंत्रों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। इसका सही आंसर देखा जाए तो ए विकल्प हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल और बहिर्मंडल। यही क्रम जो है पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों को दर्शाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बृहद ग्रह नहीं है। विकल्प ए में दिया है मंगल, बी में दिया बृहस्पति, सी में दिया है शनि, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल जो है ये बृहद ग्रह नहीं है, लेकिन बृहस्पति और शनि ये बृहद ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न को देख लीजिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए, बॉक्साइड के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए, यानी कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। विशेषता पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है, प्रश्न को फिर से समझ लीजिएगा। कौन सी जो है मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। ए में दिया है यह गंगा और उसकी सहायक नदियों की अपवाह क्षेत्र में स्थित है, तो यह विशेषता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या कि इसका जो है 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। अच्छा, 2 से अधिक राज्यों में यानी कि यूपी और बिहार, ये याद रखना है, यूपी और बिहार
और इसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार मिलता है। और सी में दिया है कि यहाँ प्रति वर्ष जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और 100 सेंटीमीटर, तो ये भी कथन क्या है, ये सही है, यानी कि विशेषता के अंतर्गत। अच्छा, ये आता है आपका 50 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच में, तो ये इससे भी क्या हो, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब यहाँ से करें उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो देखिए ये पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कृषि, मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, ये पूछा था। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो ई विकल्प इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जीटी त्रिवार्था जो है, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ए में दिया है मेघालय के पठार, बी में दिया है पश्चिमी तट, और सी में दिया है कोरोमंडलीय क्षेत्र, और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में जो है एम, याद रखना है, भारत में एम प्रकार की जलवायु जो है मेघालय का पठार है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म के अंत में जो है पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में से एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ए में दिया है मैंग्रो शावर्स, बी में दिया है ब्लोसस शावर्स, और सी में दिया है आपका नार्वेस्टर्स, और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैंगो जो है शावर्स हो जाएगा, यानी कि ई विकल्प सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत देश की जो है अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है, या नेपाल के साथ है, या बांग्लादेश के साथ है, या उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प। अगर ये पूछा जाता है कितना ये सीमा साझा करता है, तो 4096.6 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ ये कितना सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान के साथ ये सीमा साझा करता है, याद रखिएगा, 3,323 वर्ग किलोमीटर में ये सीमा साझा करता है। ठीक है, और नेपाल के साथ कितना सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, 1751 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि आपके कितने जो है स्थलीय पड़ोसी देश हैं और कितने समुद्रीय पड़ोसी देश है, और इनकी सीमा कितना है, ये आपको याद रखना है। एक चार्ट पेपर बना के याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा के उत्तरी मैदान की जो है दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो कौन करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यमुना नदी करती है। कौन करती है? यमुना नदी करती है। चुंबकीय घाटी स्थित है, चुंबकीय घाटी स्थित है, ये हो जाएगा आपका सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, ए में दिया है राजा राम मोहन राय, बी में दिया है केशव चंद्र सेन, सी में दिया ईश्वर चंद्र, और डी में दिया है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को जो है पंडित कहा जाता था? तो किसको? ए में दिया है गंगाबाई, बी में दिया है रामाबाई, सी में दिया है एनी बेसेंट, डी में दिया आपका सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी जो है रामाबाई को पंडित कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने जो है प्रारंभ किया था? मराठा, ये नाम याद रखिएगा, मराठा और केसरी समाचार पत्र जो है किसने प्रारंभ किया था? ए में दिया है चित्तरंजन दास, बी में दिया है बाल गंगाधर तिलक, सी में दिया है लाला लाजपत राय, और डी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, बी विकल्प इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो याद रखना है, ए में दिया है आपका आनंद मठ, बी में दिया है गीतांजलि, सी में दिया है भारत भारती, और डी में दिया है कामयानी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा आनंद मठ। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आपको याद रखना है। कौन है? बंकिम चंद्र
चटर्जी हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कब इसकी रचना की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो है 1882 ईस्वी में इसकी रचना की थी। और ये जो है वंदे मातरम, यह भारत का क्या है, राष्ट्रीय गीत है, ये आपको याद रखना है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? ए में दिया है आर्य समाज, बी में दिया है ब्रह्म समाज, सी में दिया है प्रार्थना समाज, डी में दिया है रामकृष्ण मिशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्य समाज। क्या हो जाएगा? ई विकल्प हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज जो है यह जो है सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित है, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश ये क्या है, एक पब्लिशर्ड है और ये आर्य समाज के द्वारा लिखा गया। अच्छा, इसकी स्थापना या फिर कह सके सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना किसने की थी? तो महर्षि दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसकी रचना की थी। ये आपको याद रखना है। ये कब रचना की गई थी? तो ये रचना किया गया था 1875 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस महीने में जो है पीर अली ने, यहाँ घटना नहीं होगा, यहाँ होगा आपका पटना, ठीक ना, पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह शुरू किया था। तो जुलाई 1857, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार में जो है 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के जो है अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? ए में दिया है आपका जगलाल चौधरी, बी में दिया आपका कुंवर सिंह, सी में दिया सुरेंद्र शाही और डी में दिया है उज्जवल शाही। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुंवर सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का जो है कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीज़न के कमिश्नर ए में दिया है आपका विलियम टेलर, सी में दिया है, बी में दिया आपका ब्रिगेडियर डगलस और सी में दिया है H.C. वेक और डी में दिया है कैप्टन R.P. हैरिसन। इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम टेलर, इसका सही आंसर होगा ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में जो है मुहतसिब, याद रखना है इस शब्द को, मुहतसिब जो है था, तो क्या था? तो अच्छा, किस समय पूछा जा रहा है? मुगल प्रशासन के समय में मुहतसिब शब्द को पूछा जा रहा है। सेना अधिकारी या फिर विदेश विभाग का मुख्य या लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी? इसका सही आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी को जो है मुगल प्रशासन में जो है मुहतसिब कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका चित्रांकन मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ़र्रुखसियर ने, यानी कि फ़र्रुखसियर ने जो है मुगल बादशाह जो था, ठीक है ना, अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सल्तनत काल के जो है सिक्के टंका और ससगनी जो है एवं जीतल किन धातुओं के बने होते हैं? ए में दिया है चांदी तांबा, बी में दिया है सोना चांदी तांबा, सी में दिया है चांदी जस्ता तांबा और डी में दिया है सोना जस्ता तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चांदी तांबा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सल्तनत काल के सिक्के जो है टंका, ससगनी एवं जीतल, यह जो है चांदी और तांबे धातु के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्यों की? अभी क्यों सफल नहीं हुई? तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा कि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था, इसीलिए सफल नहीं हो पाई थी। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के जो है सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलबन। कौन हो जाएगा? बलबन, सी विकल्प क्या होगा? सही होगा, यानी कि बलबन वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को जो है राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान
प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम तराइन युद्ध में जो है, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो याद रखना है ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में जो है यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों यानी कि जो ऋत्विज होते हैं उनका वर्णन किया गया है? तो ये 7 प्रकार के जो है पुरोहितों का वर्णन किया गया है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जो है जूते हुए खेतों के निशान या फिर साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा में मिलते हैं जूते हुए खेतों के साक्ष्य। और अगला प्रश्न है कि आईआईटी खड़गपुर के जो है अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक जो है, कितने वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा का जो है होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा है? 9 के बराबर वर्षा का होना, तो याद रखिएगा डी विकल्प 900 वर्षों तक। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न कह रहा है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत, पक्की ईंट से बनी इमारत। तो इस तरह से जो है हम लोग का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 का जो है कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सारे प्रश्नों के जो है आंसर की यहाँ दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले करके एक बार टेस्ट दे सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं।